जय हिंद दोस्तों। आज हम कवर करेंगे बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस राजनीति शास्त्र। पेपर कोड है POL 302 यानी POL 302। पेपर का नाम क्या है दोस्तों? पेपर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन के सिद्धांत। यह तीसरा क्लास है दोस्तों, ठीक है। क्लास तीसरा है, प्रैक्टिस सेट तीसरा है। 40 सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। बाकी जो 2 क्लास कराया मैंने उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जा कर के देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। फर्स्ट पेपर जिसका पेपर कोड है POL 301, इसके वीडियो का लिंक जितना भी मैंने क्लास कराया उसका लिंक भी मैं इस क्लास में दे दूंगा, आप लोग इसका भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास। इसमें पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, संघीय बजट को अधिनियम आय प्राप्त होती है, आय कर से प्राप्त होती है, कस्टम ड्यूटी से या एक्साइज ड्यूटी से या कारपोरेट कर से। तो संघीय बजट को अधिनियम कारपोरेट कर से प्राप्त होती है, ऑप्शन नंबर डी है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 है, भारत को अधिकतम कर आय प्राप्त होती है निगम कर से, ऑप्शन नंबर ए है। भारत को अधिकतम आय किससे प्राप्त होती है? निगम कर से। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद है। तो केंद्रीय आयोजना, ठीक है, केंद्रीय आयोजना केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद है। प्रश्न नंबर 4 है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में शून्य आधारित बजट तकनीक को सर्वप्रथम कब अपनाया गया था? तो 1977 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका में शून्य आधारित बजट तकनीक को सबसे पहले अपनाया गया था। प्रश्न नंबर 5 है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बजट एक लेख पत्र है तो सरकार की राजकोषीय नीति का, ठीक है, बजट एक लेख पत्र किसका है? सरकार की राजकोषीय नीति का। प्रश्न नंबर 6 है, इम्पोर्टेंट प्रश्न ये भी है, ई कॉमर्स लेन देन पर सरकार द्वारा कितना TDS लगाया जाएगा? तो ई कॉमर्स लेन देन पर सरकार द्वारा 1 से 5% TDS लगाया जाता है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी है, ए और सी दोनों, ठीक है, 1% और 5%। प्रश्न नंबर 7 है, कौन सी रीट प्रक्रियात्मक है? कौन सी रीट प्रक्रियात्मक है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण एक रीट प्रक्रिया है। प्रश्न नंबर 8 है, नई तानाशाही अभिव्यक्ति का प्रयोग लॉर्ड हेवर्ट ने किस संदर्भ में किया? तो ये किस संदर्भ में किया था? तो प्रशासनिक विधि के संदर्भ में, ठीक है। नई तानाशाही अभिव्यक्ति का प्रयोग लॉर्ड हेवर्ट ने प्रशासनिक विधि के संदर्भ में किया था। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, साधारणतया प्रत्यायोजित विधान को किस प्रकार का प्रभाव दिया जा सकता है? तो भविष्य लक्ष्मी जैसा प्रभाव दिया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 है, प्रत्यायोजित विधान के न्याय नियंत्रण का आधार क्या है? तो अधिकारिता का सिद्धांत, ठीक है, प्रत्यायोजित विधान के न्यायिक नियंत्रण का आधार अधिकारिता का सिद्धांत होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 11 है, प्रत्यायोजित विधान में सम्मिलित है उपविधियां, विनियमन, अस्थायी नियम, ये सभी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है। प्रत्यायोजित विधान में उपविधियां, विनियमन और अस्थायी नियम सम्मिलित है। प्रश्न नंबर 12 है, भारत में प्रत्यायोजित विधान के क्या प्रकार हैं? सशर्त, अधीनस्थ, ऑप्शन नंबर सी है, ए और बी दोनों, ठीक है। भारत में प्रत्यायोजित विधान के सशर्त और अधीनस्थ 2 प्रकार हैं। प्रश्न नंबर 13 है, प्रत्यायोजित विधान के विषय में पूर्ण परीक्षण किसने किया था? तो डोनोग मोर समिति ने प्रत्यायोजित विधान के विषय में पूर्ण परीक्षण किया था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14 देखते हैं, प्रशासनिक विधियों और प्रक्रिया से संबंधित है। तो प्रशासनिक अभिकरण के, ठीक है, प्रशासनिक विधि शक्तियों और प्रक्रिया से संबंधित है प्रशासनिक अभिकरण के। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों, प्रशासनिक विधि किसी शक्तियों तथा प्रक्रिया से संबंधित विधि है। प्रशासनिक विधि किसी शक्तियों तथा प्रक्रिया से संबंधित विधि है, तो यह प्रशासनिक अभिकरण विधि है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 16 है,
किसने कहा प्रशासनिक विधि 20वीं शताब्दी का सर्वोत्कृष्ट विधिक विकास है? डायसी ने कहा था, जोसिंग्स ने, या वैंडरबिल्ट ने, या डेविस ने कहा था? तो इसे वैंडरबिल्ट ने कहा था। ठीक है, वो उन्होंने कहा था कि प्रशासनिक विधि 20वीं शताब्दी का सर्वोत्कृष्ट विधिक विकास है, वैंडरबिल्ट ने। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, भारतीय संविधान में विधि के शासन का मुख्यतः निम्न अनुच्छेद में किया गया है। किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह अनुच्छेद 14 में है। ठीक है, भारतीय संविधान में विधि का शासन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 में है विधि का शासन। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, निम्न में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 13 भाग 2 में वर्णित विधि पद से सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों सीधी बात है, संविधान का संशोधन। ठीक है, संविधान का संशोधन अनुच्छेद 13 भाग 2 में वर्णित विधि पद से सम्मिलित नहीं है। बाकी संसद का एक अधिनियम, रूढ़ि और विनियम अनुच्छेद 13 भाग 2 में सम्मिलित है। प्रश्न नंबर 19 है, कौन राज्य नहीं है? इनमें से कौन है दोस्तों जो राज्य नहीं है? तो दोस्तों CSER, ठीक है, CSER एक राज्य नहीं है। बाकी केंद्रीय सरकार, इलाहाबाद विश्वविद्यालय और संसद ये राज्य के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 20 है, न्याय की अवधारणा का प्रधान उद्देश्य क्या है? तो न्याय की अवधारणा का प्रधान उद्देश्य होता है सर्व कल्याण। ऑप्शन नंबर सी है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, एनजीटी के निर्णय से पीड़ित व्यक्ति कितने दिनों के भीतर सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है? एनजीटी के निर्णय से पीड़ित व्यक्ति कितने दिनों के भीतर सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है दोस्तों? तो वह 90 दिन के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है, 90 दिन के अंदर एनजीटी के निर्णय से पीड़ित व्यक्ति 90 दिनों के भीतर सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। प्रश्न नंबर 22 है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल के बैठने का मुख्य स्थान है? तो दोस्तों नई दिल्ली। ठीक है। प्रश्न नंबर 23 है दोस्तों, भारत में लोक निगमों का उत्तरदायित्व है तो संसद के प्रति। ठीक है, भारत में लोक निगमों का उत्तरदायित्व है संसद के प्रति। प्रश्न नंबर 24 है, लोक प्रशासन का मूल निश्चित रूप से नहीं है तो नैनी। ठीक है, लोक प्रशासन का मूल रूप से निश्चित नहीं है, यानी लोक प्रशासन का मूल निश्चित रूप से नहीं है तो नैनी नहीं है। बाकी रूप, खंड और क्षमता ये लोक प्रशासन के मूल निश्चित रूप होते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, किस वर्ष रेल बजट को केंद्रीय बजट से अलग किया गया था? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे लिख लीजिएगा। 1921 ईस्वी में। ठीक है, 1921 ईस्वी में रेल बजट को केंद्रीय बजट से अलग किया गया था। प्रश्न नंबर 26 है, राज्य सरकार का आघात क्या है? राज्य सरकार का आघात है संघ विषय। ऑप्शन नंबर ए है। प्रश्न नंबर 27 है, नवलोक प्रशासन के लिए कौन सा कथन सही है? नवलोक प्रशासन के लिए कौन सा कथन सही है? तो जनहित में किया जाता है। ठीक है, नवलोक प्रशासन जनहित में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है। प्रश्न नंबर 28 है, लोकसभा द्वारा सार्वजनिक कार्यवाही सहयोगी समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो यह 1964 ईस्वी में लोकसभा द्वारा सार्वजनिक कार्यवाही सहयोगी समिति का गठन किया गया था। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 29 है, प्रशासन के सिद्धांतों को मिथक और नीति वचन के रूप में किसने खारिज किया? तो हर्बर्ट साइमन ने। ठीक है, हर्बर्ट साइमन ने दोस्तों मिथक और नीति वचन के रूप में खारिज किया था। तो किस सिद्धांत को खारिज किया था? तो प्रशासन के सिद्धांत को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 30 है, प्रशासन प्रधन शासन में प्र का अर्थ क्या है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे भी लिख लीजिएगा। तो उत्कृष्ट होता है दोस्तों। ठीक है, प्रशासन में प्रधन शासन में जो प्र है, प्र का अर्थ होता है उत्कृष्ट। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 31 है, पोस्ट कोर्ब सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो ये है लूथर
गुलिक। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों। पोस्ट कोर्ब के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? लूथर गुलिक। प्रश्न नंबर 32 है दोस्तों। भारत में डैश क्या है? संसदीय कार्यकारी है, राष्ट्रपति कार्यकारी, अर्ध राष्ट्रपति कार्यकारी है या सैन्य कार्यकारी है? तो भारत में दोस्तों संसदीय कार्यकारी है। ऑप्शन नंबर ए है। प्रश्न नंबर 33 है। जनता और सरकार के बीच की कड़ी कार्य कौन करता है? जनता और सरकार के बीच की कड़ी कार्य कौन करता है? तो यह कार्य करता है सरकारी अधिकारी। प्रश्न नंबर 34 है दोस्तों। एबी डाइसी के अनुसार निम्न में से कौन सा कानून के शासन का अर्थ नहीं है? तो कानून के शासन का अर्थ नहीं है दोस्तों। तो कानून की समझ समानता ये कानून का अर्थ नहीं होता है। बाकी कानून की सर्वोच्चता, कानून भावना का पूर्व प्रभुत्व और व्यापक विवेकाधीन शक्तियाँ ये कानून के शासन का अर्थ होते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 35 है। प्रशासन को नीति के रूप में किसने प्रस्तुत किया? प्रशासन के रूप में नीति को प्रोसे ने प्रस्तुत किया था। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है 35 का। प्रशासन को नीति के रूप में प्रोसे ने प्रस्तुत किया था। प्रश्न नंबर 36 है। अस्थायी कार्यकारी को क्या कहा जाता है? अस्थायी कार्यकारी को प्रशासनिक सेवा, सिविल सेवा ये दोनों कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी है। अस्थायी कार्यकारी को प्रशासनिक सेवा और सिविल सेवा दोनों कहा जाता है। प्रश्न नंबर 37 देखेंगे दोस्तों। राजनीति कार्यकारिणी नियुक्ति का चयन किसके हाथ में होता है? तो यह मतदाताओं के हाथ में होता है। राजनीतिक कार्यकारिणी नियुक्ति का चयन मतदाताओं के हाथ में होता है। प्रश्न नंबर 38 देखेंगे। किस सदी में प्रशासनिक विधि का तेजी से विकास हुआ? तो 20वीं सदी में प्रशासनिक विधि का तेजी से विकास हुआ है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 39 देखते हैं। संघ सूची में कितने विषय शामिल हैं? संघ सूची में कितने विषय शामिल है दोस्तों? तो 100 विषय शामिल है संघ सूची में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि छठे सेमेस्टर में भी आप हमारे साथ ज़बरदस्त तैयारी कर सकें। ठीक है। प्रश्न नंबर 40 है। भारतीय संविधान में प्रशासनिक विभाजन किस अनुसूची के माध्यम से किया जाता है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो 9वीं अनुसूची के अंतर्गत किया जाता है। दोस्तों ये आपकी जिम्मेदारी है, व्हाट्सएप पर इसे ज़रूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि छठे सेमेस्टर में भी हम लोग साथ साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।